फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अपनी इक्विटी फाइनेंसिंग के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले कि हम इसको डिस्कशन स्टार्ट करें, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और उसके साथ साथ जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि जो है वो आप हमारी तमाम फर्दर वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहें। उसके बाद अलायंस विद लार्ज कस्टमर के बाद हम बात करेंगे इनिशियल एंड सीजन पब्लिक ऑफरिंग्स के ऊपर। अब इसके ऊपर हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कशन की है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का और सीजन पब्लिक ऑफरिंग का मेजर डिफरेंस क्या है। इसको मैं थोड़ा सा फर्दर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसको थोड़ा सा रिकॉल या रिवाइज करने के लिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब ये है कि जब भी आप किसी सिक्योरिटी को फर्स्ट टाइम ऑफर करेंगे, जब भी आप किसी भी सिक्योरिटी को फर्स्ट टाइम पब्लिक को सेल के लिए प्रेजेंट करेंगे, उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहेंगे। और उसी तरह की न्यू सिक्योरिटी को, उसी टाइप की सिक्योरिटी को बाद में जब पब्लिक को ऑफर किया जाएगा तो उसको हम पब्लिक ऑफर सीजनड पब्लिक ऑफरिंग कहेंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स की बात करते हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर उसके बाद डेट फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्विटी फाइनेंसिंग में आपने सबसे फर्स्ट टाइम जब शेयर्स को इशू किया, जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक हुई, तो उसने जो इशू किए शेयर्स वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होंगे, आईपीओ कहा जाएगा। उसके बाद उस कंपनी की पूरी लाइफ में जब भी उन शेयर्स को इशू किया जाएगा उसको सीजन पब्लिक ऑफरिंग कहा जाएगा। वो सीजन ऑफरिंग होगी। आपने फर्स्ट टाइम जब प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया तो वो जो है आईपीओ होगा, और उसके बाद जब आप उस तरह के प्रेफर्ड स्टॉक को जब भी इशू करेंगे वो सीजन पब्लिक ऑफरिंग होगा। इसी तरह से डेट को जब आप फर्स्ट टाइम इशू करेंगे तो वो आईपीओ होगा, और उसके बाद जब आप उसी तरह के डेट को दोबारा जो है वो आप इशू करेंगे तो वो सीजन पब्लिक ऑफरिंग होगा। लेकिन डेट के अंदर थोड़ा सा इसमें एक चीज जो पॉइंट जो फर्दर डिस्कशन वाला है, हमने ये अपनी डिस्कशन में भी देखा था डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आप डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेंचर्स को इशू कर सकते हैं। अब वो टाइप्स में डिफरेंस कैसे आएगा, आप उसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो चेंज हो सकता है, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो सकता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, वो कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ये इसका वेरिएशन आ सकती है। अब इसके अंदर सर जो है, प्लीज रिपीट कीजिएगा। जी इसके सर डेट्स का रिपीट कीजिएगा। जी जी, हमने डेट की बात की। डेट में डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं आपके पास। मींस सर आप, पहली दफा जब इशू करेंगे उसे क्या मैं कहेंगे हम? मैं रिपीट करता हूँ, डेट। मैं रिपीट करता हूँ। डेट में, बॉन्ड्स में हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉन्ड है, हमने वो फर्स्ट टाइम इशू किया, उसको हमने बॉन्ड को नाम दिया बॉन्ड ए का। फर्स्ट टाइम उसको इशू किया बॉन्ड ए को, तो उसको जब हमने इशू किया फर्स्ट टाइम तो वो आईपीओ है। और उसी के बाद सपोज बॉन्ड ए के आपने फर्स्ट टाइम जो यूनिट सेल किए वो 10,000 यूनिट सेल किए आपने। फर्स्ट टाइम बॉन्ड ए के 10,000 यूनिट आपने सेल किए तो वो आईपीओ होगा। एक साल के बाद आपने बॉन्ड ए के ही फर्दर 5,000 यूनिट सेल कर दिए तो वो सीजन पब्लिक ऑफरिंग होगा। 2 साल के बाद आपने बॉन्ड की एक न्यू कैटेगरी जो है वो इशू की, उस कैटेगरी में उसकी लाइफ चेंज कर दी गई, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई, और उसको आपने बॉन्ड बी का नाम दिया। अब बॉन्ड बी के आपने फर्स्ट टाइम 7,000 यूनिट सेल किए, तो जो बॉन्ड बी के 7,000 यूनिट्स हैं उनको फर्स्ट टाइम सेल कर रहे हैं आप मार्केट में। उससे पहले आपकी कंपनी के बॉन्ड बी एग्जिस्ट नहीं करता, तो बॉन्ड बी के लिए वो आईपीओ होगी। और
उसके बाद आपने फिर बॉन्ड बी के फर्दर 3000 यूनिट सेल किए तो वो सीजन ऑफरिंग होगी। 5 साल के बाद आपने एक न्यू बॉन्ड की टाइप इशू की, उसको आपने बॉन्ड सी कहा। उस बॉन्ड सी के आपने 20,000 यूनिट जो है वो सेल किए। अब अगेन मार्केट में बॉन्ड सी आपकी कंपनी का पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, तो बॉन्ड सी को जब फर्स्ट टाइम इशू करेंगे तो वो जो है आपकी आईपीओ होगी। और उसके बाद जब आपने सी बॉन्ड सी के 10,000 यूनिट्स और सेल किए कोई 1 साल के बाद, तो वो आपकी सीजन पब्लिक ऑफरिंग होगी। तो डेट के अंदर चूंकि वेरिएशन होती हैं, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। तो बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, अगर आपने कोई ऐसा बॉन्ड इशू किया है जो पहले से, जो टाइप पहले से एग्जिस्ट करती है, उस टाइप का बॉन्ड इशू किया है, उस टाइप का डेट इशू किया है, तो वो सीजन ऑफरिंग होगी। और अगर आपने कोई इस टाइप का बॉन्ड इशू किया है कि वो टाइप पहले जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो आईपीओ होगी। सो फॉर इनिशियल एंड पब्लिक ऑफरिंग्स इट इज कस्टमरी टू आइडेंटिफाई 4 स्टेजेस ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। तो हम यहाँ पे 4 स्टेजेस ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज द इक्विटी इज हेल्ड बाय वन और सेवरल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये फर्स्ट वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फेज है, जिसमें या जो इक्विटी है या तो एक बंदे के पास होगी जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, या एक से ज्यादा बंदों के पास हो सकती है। These entrepreneurs may in a second stage raise equity capital from a small number of investors through a private placement. Alternatively, they may have a privileged relationship with a bank. अब सेकंड स्टेज क्या होगी कि वो जो एंटरप्रेन्योर्स थे या एक बंदा था जिसके पास इक्विटी थी, उनको फर्दर इक्विटी रिक्वायर्ड थी, तो सेकंड स्टेज में क्या करेंगे कि वो प्राइवेटली जो है अपनी कैपिटल को प्लेस करेंगे, प्राइवेटली जो है वो इक्विटी को रेज करेंगे। वो कैसे रेज कर सकते हैं? वो एक स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स के साथ, और उनको कहें जी आप हमसे जो है वो इक्विटी को परचेज कर लें, जिसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहेंगे। कि कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया, वो लोग इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, वो बैंक्स भी हो सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी हो सकती हैं, वो पेंशन फंड भी हो सकते हैं, या वो उनको, उनका किसी बैंक के साथ रिलेशनशिप है, तो उन्होंने बैंक को कहा कि जी आप हमारे इक्विटी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सेकंड स्टेज होगी जिसमें वो ही एंटरप्रेन्योर्स जो है वो प्राइवेटली जो है अपनी इक्विटी को प्लेस करेंगे। देन इन द थर्ड स्टेज which most firms do not get to, the firm goes public in an IPO. The third stage और significant stage है वो IPO की stage है, और मोस्टली फर्म इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाती, मीन्स उनका साइज इतना बड़ा नहीं हो पाता कि वो आईपीओ पे चली जाए। और लास्ट स्टेज जो होती है वो सीजन पब्लिक ऑफरिंग की होती है कि आप आईपीओ कर लिया, अब आप जो है वो सीजन ऑफरिंग पे आ जाते हैं। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं कंपनी की इक्विटी फाइनेंसिंग की लाइफ साइकिल की। जी उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे द गोइंग पब्लिक डिसीजन, कि एक कंपनी मतलब आपकी फर्स्ट फेज आपने स्टार्टअप लिया, वेंचर कैपिटलिस्ट आ गया, सेकंड फेज में आपने प्राइवेट प्लेसमेंट कर लिया, तो थर्ड है आईपीओ, उसको हम कहते हैं गोइंग पब्लिक डिसीजन। तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे गोइंग पब्लिक डिसीजन क्या होती है, कैसे ली जाती है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। द गोइंग पब्लिक इज कॉस्टली। व्हाई? द फर्स्ट वन इज द फर्म मस्ट सप्लाई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन ए रेगुलर बेसिस टू रेगुलेटर्स एंड इन्वेस्टर्स। जब भी आपने पब्लिक होना है, जब आपने गोइंग पब्लिक पे चले जाना है, तो वो कॉस्टली होती है। क्यों कॉस्टली? क्योंकि उसमें सबसे पहले आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपने अपने रेगुलेटर्स को, जो आपके लीगल एजेंसीज हैं उनको देनी है, या जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, डेट होल्डर्स हैं, उनको देनी है। तो उस पर आपकी कॉस्ट आएगी जो इन्फॉर्मेशन बनानी है, प्रोवाइड करनी है। सेकेंड, दिस इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन कॉस्ट as well as possibly disclosure of strategic information to product market rivals। तो सेकेंडली क्या है कि इसमें आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आती हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट होती हैं, जब आप शेयर को इशू करते हैं डिफरेंट कॉस्ट होती हैं, अंडर राइटर्स को पेमेंट करनी पड़ती हैं, तो वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ जाती है। उसके साथ साथ आपकी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन होती है
जो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है मार्केट को, और वो इन्फॉर्मेशन आपके कॉम्पिटिटर्स तक जो है वो पहुंच जाती है, तो उसका भी लॉस आपको हो सकता है। जो सेकंड पॉइंट है, द फर्म मस्ट पे सब्सटेंशियल अंडर राइटिंग एंड लीगल फीस। इसके अंदर जो आप शेयर्स को पब्लिकली इशू करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अंडर राइटर्स को पेमेंट करनी पड़ती है और लीगल फीस की पेमेंट करनी पड़ती है। थर्ड, इसके अंदर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, द इनसाइडर्स, द एंटरप्रेन्योर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स इफ एनी हैव सुपीरियर इंफॉर्मेशन अबाउट द prospects of the firm, especially if the firm has low visibility and no track record. थर्ड पॉइंट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो इनसाइडर्स होते हैं, जिसके अंदर आपके जो स्टार्टअप्स जिन्होंने लिया था, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, उनके पास सुपीरियर इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, स्पेशली अगर उस कंपनी का कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और लोगों को उसका नहीं पता। सो दीज इनसाइडर्स may therefore be reluctant to sell shares at a discount when they are unable to demonstrate to investors that the firm indeed had excellent prospects. अब चूंकि इस कंपनी का लोगों को नहीं पता, इन्वेस्टर्स को नहीं पता, तो अगर ये कंपनी पब्लिकली शेयर्स को इशू करती है तो उसको डिस्काउंट पे वो शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। और ये जो इनसाइडर्स होते हैं, इन्हें ये पता होता है कंपनी के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो विलिंग नहीं होते कि लोगों को डिस्काउंट पे शेयर्स इशू किए जाएं, जबकि उन्हें पता है कि कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कंपनी के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से वो फिर वो पब्लिकली सिक्योरिटीज इशू नहीं करते, वो किसी और फाइनेंसिंग मेथड पे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम जो है वो सपोज 1 लाख के शेयर्स हैं, उन्हें पता है कि हमें 70,000 या 80,000 आएगा, क्योंकि लोग इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है कि ये कंपनी कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है, तो इस वजह से वो पब्लिक डिसीजन पे नहीं जाते। एंड फोर्थ, the new investors often demand control rights, especially in countries with a poor enforcement of minority rights. Entrepreneurs, however, may want to retain control for themselves or within the family. तो फोर्थ इसके अंदर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो ये है कि अगर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी किसी ऐसी कंट्री में है जहाँ पे जो मिनॉरिटी राइट्स हैं उनकी पुअर इन्फोर्समेंट है, लाइक पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, जहाँ पे पुअर इन्फोर्समेंट है मिनॉरिटी राइट्स की, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंट्रोल राइट्स डिमांड करते हैं कि हमें भी राइट दिया जाए अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जबकि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिन्होंने उस कंपनी को स्टार्ट किया हुआ होता है, वो कंट्रोल राइट्स नहीं देना चाह रहे होते, वो अपने पास कंट्रोल रखना चाहते हैं या अपनी फैमिली के अंदर जो है वो रखना चाहते हैं। सो फर्म, ये इसकी कॉस्ट थी चार्ज जो हमने डिफरेंट बात की। Then the firm derives several benefits from going public. कॉस्ट के साथ साथ फर्म के पास जो उसको डिफरेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं पब्लिक डिसीजन से। वो बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट, गोइंग पब्लिक enables firm to tap new sources of finance and to enable the firm's growth. जब आप पब्लिकली चले जाते हैं तो फर्म्स डिफरेंट सोर्सेज से फंडिंग को रेज कर सकती है। आप इक्विटी फाइनेंसिंग इशू कर सकते हैं पब्लिक को, आप डेट फाइनेंसिंग, बॉन्ड्स, डिबेंचर इशू कर सकते हैं पब्लिक को। आपको किसी बैंक के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, तो न्यू सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग आपके पास आ जाते हैं। सेकेंड, गोइंग पब्लिक facilitates exit. It allows the entrepreneurs and large shareholders to diversify their portfolios. तो अगर आप पब्लिकली शेयर्स को या बॉन्ड पब्लिकली चले जाते हैं तो ये एंटरप्रेन्योर्स को और वेंचर कैपिटलिस्ट को एग्जिट करने के लिए फैसिलिटेट करती है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं। अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के, सारी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहे सारी निकाल सकते हैं, कुछ निकालना चाहे कुछ निकाल सकते हैं, और किसी और बिजनेस में पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इससे वो अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। थर्ड, गोइंग पब्लिक creates a relatively objective measure of the value of the assets in place, which can be used for managerial compensation purposes. तो जब आप पब्लिक चले जाते हैं कंपनी का साइज बड़ा हो जाता है, आपके एसेट्स की वर्थ बढ़ जाती है, तो अब वहाँ पे मैनेजरियल कंपनसेशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है। एंड फोर्थ वन, द गोइंग पब्लिक मे हेल्प डिसिप्लिन मैनेजर्स थ्रू द चैनल ऑफ टेक ओवर। तो ये जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, लास्ट चैप्टर में बात की थी
कि अगर पब्लिक होगी या फर्म तो वहाँ पे कोई दूसरी फर्म इसको टेक ओवर भी कर सकती है, तो मैनेजर्स को डिसिप्लिन किया जा सकता है ताकि वो कंपनीज के बेटर फ्यूचर के लिए काम करें, उसकी बेटर ग्रोथ के लिए काम करें। एंड लास्टली द फर्म्स इन लिस्टिंग ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इनहांसिंग नेम रिकॉग्निशन। तो जब आप कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाते हैं, उसके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो कंपनी की नेम रिकॉग्निशन होती है, उसके मैनेजर्स की, उसके एंटरप्रेन्योर्स की रिकॉग्निशन होती है, उनके रेप्यूट में जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ तक हमने डिफरेंट बात की है आईपीओ और सीजन फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कि गोइंग पब्लिक डिसीजन की कॉस्ट क्या है और उसके बेनिफिट जो है वो क्या है। देन द इक्विटी इशू प्रोसेस एंड द रोल ऑफ अंडरराइटर। तो इसके अंदर ये अब हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है कि इक्विटी को जब इशू किया जाता है तो उस प्रोसेस में अंडरराइटर, एक तो ये इक्विटी इशू का प्रोसेस क्या है और अंडरराइटर्स का रोल क्या होता है। देर आर सेवरल फ्लोटेशन मेथड, यहाँ पे आप हमारे कंपनी के पास डिफरेंट फ्लोटेशन मेथड अवेलेबल होते हैं। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ रेजिंग इक्विटी इज टू यूज एन अंडरराइटर, और एक जो सबसे कॉमन मेथड वो ये है कि आप अंडरराइटर को यूज करें। एंड हु इज द अंडरराइटर? द अंडरराइटर may guarantee the proceeds of shares in case of undersubscription. The underwriter can then sell the unsold shares at a lower price, but not at a higher price than the price stated in the public offering. तो कंपनी जब पब्लिक ऑफरिंग करती है तो वो खुद भी शेयर को इशू कर सकती है, लेकिन उसमें ये चांसेस होते हैं कि शायद वो सारा कैपिटल रेज ना कर सके, तो वो अंडर राइटर्स की सब्सिडी लेती है। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? उनका काम ही ये है कि उन्होंने पब्लिक ऑफरिंग करवानी होती है, उन्होंने शेयर्स को पब्लिक को सेल करवाना होता है, तो उनकी ये स्पेशलिटी होती है, उनका इन्वेस्टर्स के साथ कम्युनिकेशन होती है, कॉन्टैक्ट होता है, तो कंपनी जो है अंडर राइटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। अंडरराइटर्स क्या करते हैं? वो गारंटी देते हैं कंपनी को कि उन्होंने जितने शेयर्स इशू करने हैं, जितने शेयर प्रेजेंट करने हैं, उन सबकी पेमेंट उनको जो है वो मिल जाएगी। अब अंडरराइटर को वो शेयर थोड़ा सा डिस्काउंट के ऊपर मिलते हैं कंपनी से जो है। अब अंडरराइटर वो सारे के सारे शेयर सेल कर दे पब्लिक को, कुछ शेयर सेल कर दे, कुछ अपने पास रख ले, या सारे शेयर अपने पास रख लें, वो उसकी मर्जी है, लेकिन उसने कंपनी को जो है वो सारी पेमेंट जो है वो वापस देनी होगी। जितनी उसकी पेमेंट बनती है शेयर की, वो कंपनी को पेमेंट प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज अ फर्म कमिटमेंट contract institution. The risk borne by the underwriter is limited, though if, as is often the case, the price is fixed shortly before the offering. लेकिन इसके अंदर मोस्टली चूंकि उनका वो इतना कॉन्ट्रैक्ट होता है लोगों के साथ, उनको ये पता होता है, फिर प्राइस जो फिक्स की जाती है थोड़ी सी कम प्राइस फिक्स की जाती है जो उन्होंने पब्लिक को ऑफर करनी थी, तो उसमें इनका रिस्क जो है वो अंडरराइटर का थोड़ा सा लिमिटेड रिस्क होता है। By contrast, the second option is under a best effort contract. The underwriter does not bear the risk of offer failure, and the offer is withdrawn if a minimum sales level is not reached within a specified amount of time. जो सेकंड आपके पास लेवल होता है कॉन्ट्रैक्टर जो, या जो सेकंड मैकेनिज्म है, वो बेस्ट एफर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। बेस्ट एफर्ट कॉन्ट्रैक्ट में अंडरराइटर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर आपके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इतने शेयर सेल ना हुए तो अंडर राइटर विदड्रॉ कर लेगा, वो कंपनी को बाउंड नहीं होगा सारे का सारा कैश पे करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन में हमने देखा है कि वो अंडर राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सारे का सारा कैश देना पड़ेगा कंपनी को। जो सेकंड ये बेस्ट एफर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर वो एक मिनिमम लेवल शेयर्स का वो फिक्स कर लेते हैं कि जी अगर इतने शेयर सेल हो गए तो मैं आपको सारी पेमेंट दूंगा, लेकिन अगर इतने टाइम पीरियड में इतने परसेंट शेयर सेल नहीं होते तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट विदड्रॉ हो जाएगा। Underwriters often play the dual role of stock analyst. They subsequently issue recommendations to investors regarding the value of the securities that have helped float. तो इसके अंदर वो ड्यूअल रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं, वो इन्वेस्टर्स को जो है वो एनालिस्ट के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कौन सी सिक्योरिटी बेहतर है कि इनको परचेज कर सकते हैं। Indeed, the underwriter most often implicitly commits to provide analyst coverage in the aftermarket, और जो underwriter होते हैं ये मार्केट के अंदर जो है वो एनालिस्ट के तौर पे अपने सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। And the last one is season financing, इसकी हमने पहले ही बात कर ली हुई है। सीजन फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? Let us now turn to the second broad source of refinancing. Firms can conduct seasoned equity offerings
called as SEOs, which or issue new bonds or borrow from the bank. So this is called the season financing कि जब आपने IPO कर लिया हुआ है और उसके बाद जब आपको फाइनेंसिंग चाहिए तो उसको जो है वो हम सीजन फाइनेंसिंग कहते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर था या कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, डिफरेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, अंडरराइटर क्या है, आईपीओ क्या है, सीजन फाइनेंसिंग क्या है। तो ये हमारा चैप्टर जो था कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग का, ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया।